तो कोई सवाल है तुम लोगों के दिमाग में जो मैंने भेजा था उसके मुतालिक? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप एक दफा डिटेल में बता दें सही से कि प्रोजेक्ट है क्या। और किसी को कोई है सवाल? और किसी को है कोई सवाल और इसके अलावा? अच्छा। अच्छा, मुझे कल वो किसी ने लिखा था कि वो कुछ एआई पे काम कर रहा है। कौन था वो लड़का? लड़का जिसने लिखा था। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं शाज़िब हूँ। मैंने कोर्स कर रहा हूँ एआई का। सीनियर्स करवा रहे हैं तो मैंने बताया था आपको। कौन करा रहा है बेटा? सर मेरे सीनियर है, मैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का हूँ, तो थर्ड ईयर के सीनियर्स हैं वो करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, बताओगे जरा कुछ इसके बारे में? जी वो एआई और एमएल का कोर्स करवा रहे हैं। उसमें उन्होंने पहले पाइथन सिखाई है हमें, फिर अभी नंपाई स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद डेटा साइंस भी पढ़ाएंगे। अच्छा। हाँ, ये तमाम चीजें की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, इन सारे प्रोजेक्ट्स में। और तो इसमें मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक्स जो हैं वो मालूम हो। तो पाइथन तो कोडिंग है, वो तो मालूम ही होगी। ठीक है ना? लेकिन उसके अलावा जैसे हम स्टैट्स के अंदर ज्यादातर आर यूज करते हैं, तो आर के ऊपर भी कुछ एक या दो आदमी को कुछ आर के बारे में मालूम होगा। ठीक है ना? फिर इनके फ्रेमवर्क्स जो होते हैं वेब एनेबल करने के लिए, उसके फ्रेमवर्क्स के ऊपर करना का कोई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, वरना फिर वो लर्न करना पड़ेंगी चीजें। फिर होता है कि रिसर्च करना उसके ऊपर, कि आप जो काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती हमारे पास। और उस बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हमारे पास यूं समझ लो कि कई प्रॉब्लम आते हैं हमारे पास। ठीक है ना? अब जैसे ये जो पहला वाला प्रोजेक्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये 2014 में हमने स्टार्ट किया था। और उस जमाने में अगर आप तो बहुत ही छोटे होंगे आप लोग तो उसमें जो हमारे पास फोन्स जो थे ना वो यूज होते थे। लेकिन फोन्स के ऊपर ज्यादातर के अंदर डेटा एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी, तो जो फोन होता था वो सिर्फ आप एसएमएस के तौर पे यूज कर रहे होते थे। तो जो पहला प्रोडक्ट बना था वो बना था एक एआरएस कहलाता है, ये ऑडियंस रिस्पांस सिस्टम। और एक प्रोडक्ट होता है मार्केट के अंदर जिसको क्लिकर कहते हैं। ये दो प्रोडक्ट्स थे मार्केट के अंदर जो कि बहुत अवेलेबल थे। लेकिन इनके अंदर ये होता था कि ये शॉर्ट आंसर्स, इनके आप मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए हैं एक टीवी के प्रोग्राम में, और वो हर एक के हाथ में एक क्लिकर दे दिया करते थे या ऑडियो रिस्पांस सिस्टम दे दिया करते थे। अब वो क्या हो रहा है कि चार लोगों का कंपटीशन हुआ, वो पूछ रहे हैं अच्छा बताओ कि प्रचार में से कौन जो है जीता। तो वो लोग वोट करते थे, तो हर आदमी अपने एआरएस के ऊपर वोटिंग करता था। तो ये था क्योंकि उस जमाने में ना तो इतना हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर मौजूद था, ना वाईफाई हुआ करता था, ना हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस हुआ करती थी। तो उसको हमने खत्म किया कि हर एक के पास फोन होता था जिस पे टेक्स्ट मैसेजेस करते थे आप, तो एसएमएस करके आप। तो हमने सिस्टम पहला जो बनाया था वो क्या करता था कि एसएमएस जो है वो भेजता था। आप एक क्वेश्चन लिखते थे, तो होता क्या है कि हमने एक
टीचर पढ़ा रहा है और टीचर ने एक सवाल किया, और बजाय इसके कि हम किसी एक स्टूडेंट से कहें कि वो जवाब दे, हमने स्टूडेंट से कहा कि ये नंबर है, इस नंबर पे हमें अपना आंसर टेक्स्ट कर दो। तो सब स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर अपना आंसर टेक्स्ट कर दिया। तो ये सिस्टम हमने पहले क्रिएट किया था, सिंपल सा। फिर इसको एक्सपेंड किया। उस वक्त 2018 के अंदर हम एनएलपी पे चले गए, और एनएलपी के ऊपर काम शुरू हुआ। तो उसमें आ, अब ये हुआ कि हम बजाय इसके कि शॉर्ट आंसर जो होते हैं, मिसाल के तौर पे फिल इन द ब्लैंक है तो उसमें एक ही आंसर सही होगा, मल्टीपल चॉइस है उसमें भी एक ही आंसर सही होगा, ट्रू एंड फॉल्स है उसमें भी एक ही आंसर सही होगा। तो ये तो कैलकुलेशन इनकी बड़ी आसान होती थी। लेकिन जब हम किसी किस्म का एसे या पैराग्राफ टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें हमको प्रॉब्लम आती है। ठीक है। उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो ये होती है कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है हमको उसको समझने में देर लगती है। तो जो पुराने सिस्टम्स हैं वो कहलाते हैं एसे एवेलुएशन सिस्टम्स, ऑटोमेटेड एसे एवेलुएशन। ये जो हम ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम होता है हमारा, या जीमैट का एग्जाम होता है, या टोफल का एग्जाम होता है, ये तमाम एग्जाम्स के अंदर जो हम ऐसे इवेलुएशन करते हैं लाखों की तादाद में, वो कोई इंसान नहीं कर रहा होता है, वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम्स कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इन ऑटोमेटेड सिस्टम में जो पुराने जो थे, यानी कि मैं पुरानों की जब मैं बात करता हूँ तो ये मैं बात करता हूँ क्योंकि हमारे जनरेटिव एआई से पहले के जो थे। ठीक है ना, जनरेटिव एआई से पहले के जितने भी हमारे पास प्रोग्राम थे 2000, समझ लो 2022 से पहले के, वो तमाम के तमाम जो थे बड़े स्पेसिफिक हुआ करते थे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे लिखना है आपको, तो अगर आप याद करें अपने बचपन से, तो आप कितने चीजों पे ऐसे लिखते थे? आप बताएं कोई मुझे क्या क्या टॉपिक हुआ करते थे ऐसे लिखने के। सर माय कंट्री वगैरह, माय स्कूल, माय कंट्री, सभी से। और किसी को मालूम है, कोई और कोई? माय फेवरेट पर्सनैलिटी पे लिखते थे सर, और पीएसएल पे माय फेवरेट गेम वगैरह। बिल्कुल। अब तुम देख लो कि इस तमाम चीजों में कॉमनैलिटी है। तो किसी भी लैंग्वेज में अगर आप ऐसे लिख रहे होते हैं कोई सा भी, तो उसमें बहुत सी चीजें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं। आपने एक ऐसे लिखा है लीडर के ऊपर, हमें मालूम है कि अच्छे लीडर की क्वालिटीज क्या होती हैं, बुरे लीडर्स की क्वालिटी क्या होती है। आपने एक डिक्टेटर के ऊपर लिखा है, तो हमें मालूम है कि डिक्टेटर किस तरह का होता है। ठीक है ना, ये जो होती है ना, ये हमारे पास तो ये ऑटोमेटेड एवेलुएट, ऐसे एवेलुएटर्स जो हैं, इनके पास हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर जो भी ऐसे होता है ना, उसकी कॉमनैलिटी इनके पास होती है। तो इसी वजह से ये उस तरह के ऐसे को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं इनसे कहूं कि ये बताओ कि अर्थ स्फेरिकल है या एक सर्कुलर डिस्क है, अब यहाँ पे परसेप्शन नहीं आता, यहाँ पे साइंस आ जाती है। और साइंस की बात की खूबी है कि उसका सिर्फ एक ही आंसर सही होता है, मल्टीपल आंसर सही नहीं होते हैं। तो हमने जो पहला सिस्टम बनाया इसके बाद, जिसपे हमने एनएलपी लगाई, वो कहलाता था आईआरएस, इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स के नाम से बनाया था। अब इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स करता क्या था कि वो, हमने एक क्वेश्चन दिया स्टूडेंट को, जैसे बड़ा सिंपल सा कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर तीन चीजें हैं जो कि बड़ी स्पेसिफिकली आपको निरेट करनी है। आप किसी किस्म के वर्ड यूज कर सकते हैं,
उसको नरेट करने के लिए, लेकिन उसमें तीनों चीजें होनी चाहिए, उनके बॉडी एट रेस्ट या बॉडी एंड मोशन, या हम उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो ये होती है कि एक ऑपोजिंग फोर्स। ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए उसके अंदर। तो हमने जो एक पहला सिस्टम बनाया उसमें हमने कहा कि ठीक है, हमारे पास एक गोल्डन आंसर है, और वो गोल्डन आंसर कंप्लीट आंसर है। अब हम उससे जो स्टूडेंट के रिस्पॉन्स होते थे उसको कंपेयर करते थे। अच्छा, कंपैरिजन के लिए हमारे पास कई मेथडोलॉजीज मौजूद है मार्केट में, ये नाम लिखे में कुछ के तो, ठीक है ना, कई मेथडोलॉजीज हैं। लेकिन हर मेथडोलॉजी जो है ना कंपेयर करने की, वो एक डिफरेंट तरीके का कंपैरिजन कर रही है। तो उसी वजह से जो हमारे पास स्कोरिंग होती थी, एक्यूरेसी जो होती थी, स्कोरिंग की बहुत ही पुअर होती थी, ठीक है ना। तो इन तमाम मेथडोलॉजीज के अंदर अब जब तुम पढ़ोगे तो ये मेथडोलॉजीज 2020 के अंदर जब हमने अप्लाई की थी, 20 भी नहीं बल्कि 19 में, तो उस वक्त से अब तक इनमें बहुत चेंजेस आ गई हैं। हमने तो उतना प्रोजेक्ट उस वक्त स्टॉप कर दिया था, लेकिन इस वक्त से अब तक बहुत चेंजेस आ गई हैं। अब हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि हम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पे काम करते हैं। तो हमारा ये जो आईरेस सिस्टम है ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है, और मुझे निकालना पड़ेगा इसको, मैंने कहाँ रखा हुआ है। तो उसका वर्क करने का तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जो प्रोफेसर होता है वो एडमिन होता है, उसका अकाउंट होता है, वो अपना एक कोर्स ऐड कर सकता है उसके अंदर, और अपने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। अब वो क्या करेगा, वो एक सवाल लिखेगा और उस सवाल का एक आंसर लिखेगा। जब वो अपना आंसर लिखेगा उसका, उसको हम गोल्डन आंसर कहते थे, ठीक है ना। अब क्या होता था कि आयरस क्या करता था कि आयरस एक क्वेश्चन की आईडी क्रिएट करता था ऑटोमेटिकली, और उस आईडी को वो स्टूडेंट को प्रोफेसर दे दिया करता था कि भाई ये आईडी है, और अब तुम या तो ऑनलाइन चले जाओ हमारी वेबसाइट के ऊपर, या फिर तुम अपने एसएमएस के थ्रू इस क्यूआईडी के ऊपर अपना आंसर भेज दो। तो उधर क्या होता था कि आपको जो आंसर भेजना होता था एसएमएस के थ्रू, वो पहले आप क्या करते थे, फोन नंबर डालते थे, ठीक है ना, उसके बाद वो आपको पूछता था कि मैसेज क्या है। तो मैसेज में सबसे पहले आप डालते थे ये क्यूआईडी नंबर, उसके बाद कॉमा डाल के आपका जो भी आंसर होता था वो अपने कॉमा डाल के आप अपना आंसर भेज दिया करते थे। जैसे ही वो आंसर पहुंचता था सिस्टम के अंदर, तो अब आईआरएस का जो बैकएंड इंजन होता था वो क्या करता था कि वो एनालाइज करना शुरू कर देता था। शुरू में हमारे पास 3 सिमिलैरिटी के स्कोर हुआ करते थे। तो अब वो ये चेक कर रहा है कि जो आंसर दिया है स्टूडेंट ने वो कितना सिमिलर है उस आंसर के से जो कि गोल्डन आंसर है। अच्छा, जो ये मेथडोलॉजीज मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, कोसाइन, जेरार्ड, कॉर्प, नॉलेज बेस्ड मेजर, ये तमाम सिमिलैरिटीज जो होती हैं, ये तमाम की तमाम सिमिलैरिटीज इस तरह होती हैं कि ये एक तरह का वेक्टर क्रिएट करती हैं, और वो ये देखती हैं कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी उन वर्ड्स के कौन कौन से मायने हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ग्लैड लिखा, तो ग्लैड के साथ जो और वर्ड आ सकते हैं वो हैप्पी आ सकता है, ओके, नॉट सैड आ सकता है। तो ये तमाम के तमाम के जो जो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से इनके सारे सारी मीनिंग एक ही होगी। तो ये क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि एक कॉर्पस जो है वो किस तरह का है, और उस कॉर्पस के जो इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उनको सामने रख के फिर ये एक तरह का सिमिलैरिटी नंबर क्रिएट करता है। और वो सिर्फ ये बता रहा होता है कि स्टूडेंट के आंसर के जो वर्ड्स हैं वो किस तरह मैच कर रहे हैं गोल्डन आंसर के वर्ड से। याद रखो, ये वर्ड्स की बात हो रही है, ये कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं हो रही है। तो अब उसमें क्या खराबी होती थी कि जो हमारा जो स्कोर होता था स्टूडेंट्स का, वो उमूमन इतना अच्छा नहीं आया करता था, इसलिए कि वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहा।
वो सिर्फ वर्ड टू वर्ड मैचिंग कर रहा है। तो अगर उसने लिखा कि किसी ने लिखा कि आई एम हैप्पी और दूसरे ने लिखा आई एम ग्लैड, कहेगा आई एम हैप्पी और आई एम ग्लैड जो है इसकी जो सिमिलैरिटी बनेगी वो 100% बनेगी। क्यों? इसलिए कि दोनों सेंटेंस में आई भी है, एम भी है, लेकिन वर्ड जो आखिर में डिफरेंस है वो है हैप्पी और ग्लैड। लेकिन हैप्पी और ग्लैड की मीनिंग एक ही है। ठीक है ना? तो उस लिहाज से वो कहेगा मैचिंग, 100% मैचिंग है ये। ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिखा आई एम नॉट, आई एम हैप्पी बट आई एम नॉट सैड, ठीक है ना, अब वो कहेगा कि ये, हालांकि आई एम नॉट सैड का मतलब ये कि आई एम इसका ऑपोजिट ऑफ सैड विच इज हैप्पी। लेकिन जब हम इस तरह के मेथड यूज करते हैं तो वो कहता है कि नहीं, ये डिफरेंट है इसलिए कि इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड आया हुआ है नॉट। तो एक जगह 4 वर्ड्स हैं, दूसरी जगह 3 वर्ड्स हैं। तो वो मुख्तलिफ तरीके से जो कैलकुलेशंस करते हैं उसकी वजह से स्कोरिंग डिफरेंट आती है। तो ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हुआ हुआ रखा हुआ है हमारे पास और इस पे हमने कई दफा काम भी किया। इसमें जो पहला आइट्रेशन करवानी शुरू करेंगे हम, तो उसमें पहली आइट्रेशन तो ये हो सकती है कि क्या हम सिस्टम को डीप लर्निंग के थ्रू ये सिखाएं कि वो खुद एनालाइज करे आंसर्स को। मिसाल के तौर पे मैंने एक गोल्डन आंसर दे दिया है या मैंने गोल्डन आंसर नहीं भी दिया, लेकिन मुझे मालूम है कि साइंटिफिक तौर पे एक पर्टिकुलर, अगर मैं पूछता हूँ कि पैरेलल सर्किट क्या होता है, या अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, या ये मैं पूछता हूँ कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसी होती है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सबके वेरी स्पेसिफिक आंसर्स हैं। इसके अंदर कोई दो आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी। ठीक है ना? एक आंसर हमेशा गलत होगा और एक आंसर बिल्कुल सही होगा। और जो आंसर सही होगा उसके अंदर चाहे आप कोई से भी वर्ड यूज करें, उनके लिहाज में उनके अंदर कोई ना कोई चीजें ऐसी होंगी जो सिमिलर होंगी, और उस सिमिलरिटी की वजह से वो कहेगा कि ये आंसर दोनों सही है, वरना नहीं है। हम इंसान भी इसी तरह चेक करते हैं, जब किसी चीज को चेक कर रहे होते हैं तो हम इसी तरह चेक करते हैं। आपने किसी को मैथ का प्रॉब्लम दिया तो आपको मालूम है कि आंसर जो होगा ना मैथ का प्रॉब्लम का एक ही आएगा, दो नहीं आ सकते। ठीक है? कोई बात यहां तक आप लोगों को समझ में नहीं आए तो बताएं। कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लें। यस सर, समझ आ गई अभी तक तो। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कहने कहा कि इसके अंदर जैसे मैंने बताया था ना कि 3 चीजें शामिल होंगी। कोडिंग एक अलग चीज है, फ्रंट एंड का अलग, डिजाइनिंग के लिए अलग चीज है, उसका जो आर्किटेक्चर होगा या यूज केसेस होंगे वो एक अलग सी चीज है, और फाइनली इसमें जो रिसर्च करनी होगी वो एक अलग चीज है। ठीक है ना? तो नया प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर हमारे पास 2 किस्म के हैं। प्रोजेक्ट 1 का नाम दिया है और एक प्रोजेक्ट 2 का नाम दिया है हमने इसके अंदर। तो इसके अंदर 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट हम शुरू करना चाह रहे हैं। तो पहला प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर वो ये है कि लेट्स से जो भी हमारे पास इस वक्त मॉडल बना हुआ है आईआरएस का, वो सारा का सारा पीएचपी पे बना हुआ है। ठीक है ना? और पीएचपी के अंदर इतनी ज्यादा लाइब्रेरी नहीं है। एक पीएचपी की अपनी एक एनएलपी की लाइब्रेरी है, डेट्स इट, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम पहला तो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पूरे सिस्टम को पाइथन के ऊपर। ठीक है ना? एग्जिस्टिंग सिस्टम को। ठीक है? जो चीज बदलेगी वो ये होगा कि अब हमको रिसर्च करना पड़ेगा कि हमारे पास सिमिलैरिटीज के लिए किस तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं। दुनिया के अंदर कई मॉडल्स हैं जो कि क्रिएट किए गए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर, और हर एनएलपी का जो के अंदर जो सिमिलैरिटी के मॉडल्स हैं
वो कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से सिमिलर और डिसिमिलर होते हैं। तो इसके अंदर हम गोल्डन रिस्पॉन्स और स्टूडेंट रिस्पॉन्स के दरमियान में हम चेंजेस देखना चाहते हैं या सिमिलैरिटीज देखना चाहते हैं, और सिर्फ साइंस एंड इंजीनियरिंग क्वेश्चन के अंदर। अब साइंस इंजीनियरिंग के अंदर फायदा जो है वो यही है कि यहाँ पे परसेप्शंस नहीं आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे नजदीक जो अर्थ है वो फ्लैट है, आप ये नहीं कह सकते, इसलिए कि अर्थ फ्लैट नहीं है, ये साइंस हमें बताती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि एक अगर किसी ने ये लिखा कि वो फ्लैट है तो वो तो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, उसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो उसने तो निगेट कर दिया साइंस को। ठीक है? लेकिन अगर कोई इनकम्प्लीट जवाब देता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो वो इनकम्प्लीट के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि अच्छा, कुछ तो कंप्लीट है, कुछ इनकम्प्लीट है, तो कितना पोर्शन कंप्लीट है, उसकी कितनी वेटेज हो सकती है आपके आंसर के अंदर। जो चीज मिस है, कर दी है, वो कौन सी पॉइंट मिस है। अच्छा, अब इसके अंदर आ जाती है दो तरह कैसे लर्निंग। एक हम जो सिस्टम को खुद सेल्फ लर्निंग करवाएंगे, और एक हम उसको ट्रेन करवाएंगे। तो पहले तो हम उसको ट्रेन कराएंगे मुख्तलिफ आंसर्स के ऊपर, और उसके बाद उसको हम कहेंगे कि तुम अपने तौर पे आप करेक्शन शुरू करो, और फिर अगर उसमें गलती हो जाएगी तो फिर उसको करेक्ट कर दिया करेंगे, ताकि वो सेल्फ लर्निंग सिस्टम क्रिएट कर सके। लेकिन बात यह है कि इस पूरे केस के अंदर जो हम ये जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, वो यही वाला यूज करेंगे। 100 means there is no difference in the two statement. Difference mean that the way the student have replied is correct। और ये मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है यहाँ पे, इससे क्या मुराद होगी कि 90% किस तरह हो सकता है। और ये अब हमारे पास जो अभी मॉडल्स मौजूद हैं आजकल नए, वो एक तो है आपका वर्ड टू वेक्टर या ग्लोबी, या बर्ट है आजकल, या रॉबर्ट है, एल्बर्ट है, ये तमाम अभी मौजूद हैं। तो हमको ये देखना है कि हम इनमें से कौन सा वाला यूज करें। और अगर फर्ज करो हमारे पास चार हैं, तो चार डिफरेंट आदमी चार डिफरेंट मॉडल्स पे काम करना शुरू कर दें, और वो देखें कि किस तरह से वो उसके सिमिलैरिटीज ला सकते हैं, और वो क्या हमारा कॉन्सेप्ट अप्रूव कर सकता है, या हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा ना, वो इस प्रोजेक्ट को लेगा और इसको फिर डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स के दरमियान। तो देख लें, ये वाला पोर्शन रिसर्च का है, ये जो आखिरी वाला पोर्शन है, तो उसमें कह सकते हैं कि भाई एक आदमी इन दो पे इस पे काम करे, वर्ड एम्बेडिंग के ऊपर, और एक छोटा सा पाइथन का मॉडल क्रिएट करे, जिसके अंदर आप उसको एक आंसर डाल, एक सेंटेंस डालें, और जब कोई दूसरा आदमी एक सेंटेंस डालेगा उसके ऊपर, तो वो दोनों सेंटेंस को कंपेयर करके बताएगा कि कितनी सिमिलैरिटीज है इसके अंदर। यही बात आप बर्ड के लिए करेंगे, यही बात आप यूएससी के लिए करेंगे, यही बात आप सेमी नेटवर्क या सिमिलैरिटी के लिए करेंगे। ठीक है ना? तो ये जो काम है ना, ये हमारे पास पहला काम ये है, दूसरा काम ये है कि टेस्ट करो मॉडल को, तीसरा ये है कि उस मॉडल को आईआरएस के अंदर इम्प्लीमेंट करो। तमाम को करेंगे, हम एक एक को करेंगे, इसलिए कि हमें अभी मालूम नहीं है कि कौन सा जो मॉडल है वो किस पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंसेस के लिए वर्क करता है और कौन सा नहीं करता। ये चीज नहीं मालूम किसी को भी, तो ये हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो ये है पहला प्रोजेक्ट। अब मुझे वो, मैं तुम लोगों को आईआरएस का वो मैं भेज दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ इसको, तीन चार जगह पे है ये मुख्तलिफ नामों से। जो भी अमेंडमेंट करते थे हम उसको एक नया नाम दे दिया करते थे। तो मुझे याद पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे पास होना चाहिए, एक तो ऑमनिस पे होना चाहिए, क्या नाम है तुम्हारा बिलाल, ऑमनिस के ऊपर हमारे किसी न किसी अकाउंट के अंदर दो होना चाहिए। ये आई थिंक एनसी के ऊपर भी है ये, और ये हमारा जीएफसी वाला जो पोर्शन था ना हमारा एक, उसके ऊपर भी हो सकता है। और एक ये होगा
EMU EM पे भी हो सकता है, ये तीनों सर्वर्स में हो सकता है। तो मैं उसको देख के तुम लोगों को बता सकता हूँ, या फिलहाल तुम खुद देख लेना। जी सर, मैं चेक करूँगा। तो ये वाला प्रोजेक्ट के अंदर याद रखो कि पहला जो इम्पोर्टेंट काम है ना, वो ये आखिरी वाला है, कि ये जो मेथडोलॉजीज हैं मार्केट के अंदर, ये तो मैंने 4 ही लिखी हैं, और भी हैं, कि हम किस तरीके से सिमिलैरिटीज जो हैं उनको चेक करते हैं। और ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं है कि तुमको ये बने बनाए मॉडल्स मिल जाए। ये भी हो सकता है कि कुछ मॉडल जो है, मॉडल जो हो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी इक्वेशन मिले, मॉडल ना मिले, यानी कि कोड ना मिले, लेकिन उसका एल्गोरिदम जो है ना वो मिल जाए कहीं, किसी के रिसर्च पेपर में हो या कहीं भी हो। और ये भी हो सकता है कि कोई आपको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, गिटहब पे, गिटहब पे जो है कहीं आपके पास मौजूद हो सब चीजें। तो ये हो गया पहला प्रोजेक्ट। दूसरा भी समझाऊं या अब तुम लोग समझ लोगे? दूसरा जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर पहला काम तो वही है कि आपको कोड को कन्वर्ट करना है, लेकिन अब हम इस वाले के अंदर हम जनरेटिव एआई यूज करना चाह रहे हैं। तो जनरेटिव एआई का कौन यूज करना चाह रहे हैं, कई तरह कई वजह हो सकती है उसकी। अगर मैं अगर आप लोग चैट जीपीटी के ऊपर इवन 3.5 के ऊपर एक कॉपी पेस्ट कर दें एक सही आंसर उसका, किसी भी सेंटेंस का या किसी भी साइंटिफिक फैक्ट का, और आप उससे कहें कि मुझे इसके मुझे 10 डिफरेंट सेंटेंसेस क्रिएट करके बताओ, तो वो तुमको 10 उसके 10 क्या 20 भी बना के दे देगा। ठीक है ना? तो इसका आइडिया ये है कि दो तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम कोई एपीआई यूज करें चैट जीपीटी के साथ, और जो स्टूडेंट हमको दे, तो एक तरीका ये होगा कि जो स्टूडेंट हमारे को रिस्पॉन्स दे और जो हमने रखा हुआ है एज अ गोल्डन आंसर, बजाय इसके कि हम ये कहें कि ये दोनों सिमिलर कितने हैं, हम चैट जीपीटी को यूज करके ये देखें कि वो हमें बताए कि इन दो इन दो आंसर्स के अंदर कितनी सिमिलैरिटी है, इन दो आंसर में कितनी सिमिलैरिटी है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक दिस वे। एक मिनट, जैसे ये है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मैंने एग्जांपल दे रखा है। लेट लेट मी टेक दिस एग्जांपल, और मैं अब एक काम करता हूँ, चैट जीपीटी पे जाता हूँ। मैं कहता हूँ कंपेयर दीज टू सेंटेंसेस based on the accuracy of। अब मैं अब इसको पहला दूंगा, और उसके बाद में सेकंड दूंगा। सेकंड जो है वो मैं ये वाला जो स्टूडेंट का रिस्पांस है ना, अब ये जो है उसके आगे मैं ये भी लिखता हूँ, ऑल्सो कमेंट ऑन हाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज
सिमिलर और डिफर फ्रॉम द फर्स्ट। तो मैं इसी से पूछ रहा हूँ कि ये मुझे बताए कि इसमें कितना डिफरेंट आ रहा है। तो सेंटेंस की जगह मैं यहाँ पे इसको स्टेटमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने ये सवाल पूछ रहा, ठीक है। अब ये देखो कि ये मुझे रिस्पॉन्स बता रहा है। द टू स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट के एनालाइज करा है इसने, थ्री प्राइमरी आइडियाज जो मैंने तुमको बताया था कि उसने वो देखो फौरन डिटेक्ट कर लिया कि तीन वो हैं इसके अंदर। सेकंड स्टेटमेंट को वो एनालाइज कर रहा है। ठीक है ना। इसमें देखें इसने ये कंक्लूजन करा है, दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है। ये तमाम बातें जो इसने लिखी हैं कंपैरिजन की, और या उसने जिस तरह एनालाइज करा है इन दोनों को, ये अब हम जिस तरह सिमिलैरिटी का पहला वाला जो प्रोजेक्ट था उसमें हम सोच रहे थे, इसके अंदर हम बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में वही चीज सोच रहे हैं। अब हम जेनेटिव एआई को यूज करके ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे भी ये जो असिस्टेंट है हमारे या जो नया सिस्टम आया है चैट का, जो इसका प्लेग्राउंड या असिस्टेंट या फाइन ट्यूनिंग कह लें या एपीआई कीज हैं, ये यहाँ पे जो एपीआई कीज होती हैं ये यूज कर सकते हैं। अ, तो हम जब भी इस तरह के सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने अभी भी एक अगर अभी भी आपने चैट जीपीटी को देखा होगा, तो हमारे पास यहाँ पे कई कोड्स, कई वो आपको वो पिक्स मिल जाएंगे जो कि क्रिएट करे में वर्जन्स, मुख्तलिफ वर्जन्स मिल जाएंगे, कस्टम वर्जन्स, जो किसी एक चीज को बहुत अच्छी तरह कर रहे होंगे, ठीक है ना। सोशल बटरफ्लाई हुआ या मैप जीपीटी हुआ, को पायलट जो आजकल बहुत मशहूर हुआ है, उसके ऊपर क्या कहते हैं, एज ब्राउजर के ऊपर। तो एज ब्राउजर पे जब मैं ये को पायलट खोलता हूँ, तो इसकी भी पावर जो है उतनी ही है ऑलमोस्ट जितनी चैट जीपीटी 4 की है, इसके ऊपर इतनी ही पावरफुल है ये। और इसमें आप वो तमाम चीजें करा सकते हैं जो चैट जीपीटी पे कराते हैं, और ये बिल्ट इन है इसके अंदर एज में। इसके अंदर ये जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है या फिर कोड का है एक पूरा, जो आप कोड कोड क्रिएट करके देता है, तो आप वो तमाम चीजें यूज कर सकते हैं। और उन तमाम चीजों को यूज करके आप ये क्रिएट करते हैं, आप इस तरह के अपने पर्सनलाइज चैट जीपीटी के कस्टमाइज वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइडिया यही है कि इस सेकंड वाले प्रोजेक्ट में हम किसी तरीके से यही पोर्शन यूज करें एपीआई का, और उससे कोई सिस्टम नहीं। क्या हमने ये तमाम जो स्टेप्स लिखे हैं इधर वो सही है या ये कंप्लीट है? नो। इसलिए कि अभी हमको खुद नहीं मालूम कि हमें इसमें कितनी रिसर्च करनी पड़ेगी इस हाथ के लिए कि किस तरह से नजर आएगा। मिसाल के तौर पे जो हमने अभी आंसर निकाला था यहाँ पे, ये वाला, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैं कुछ चीज गलत लिखता हूँ
तो उसकी उसका असर किस तरह आता है चैट जीपीटी के ऊपर जब वो कंपैरिजन करेगा? क्या मुझे कंपैरिजन का नाम देना पड़ेगा या किस तरह देना पड़ेगा कि वो बिल्ट इन हो जाए मेरे टूल के अंदर, मुझे बोल से बाहर नहीं आना पड़े? ये हर काम जो हो रहा है वो टूल के अंदर रह के हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा थर्ड प्रोजेक्ट ये है। और ये दोनों प्रोजेक्ट जो है ना एनएलपी और जनरेटिव एआई के ऊपर है। आप पूछें कोई सवाल अगर और आपके पास है तो। सर इसमें मशीन लर्निंग भी इंक्लूड है? हाँ, आप बताएं। क्या नाम है शाहजेब, इसमें मशीन लर्निंग इंक्लूड है? हेलो। शाहजेब, आवाज आ रही? हाँ, जी सर। सर उस- अभी मैंने मशीन लर्निंग सीखी नहीं है अभी। एक महीने पहले 2 हफ्ते पहले कोर्स स्टार्ट हुआ है। अच्छा। जी हाँ, जी। इसमें भी मशीन लर्निंग यूटिलाइज होगी, इसलिए कहीं ना कहीं आपको ट्रेन करना पड़ेगा सिस्टम को कि वो चीज को समझे। और एक तो ये है कि वो उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी एल्गोरिदम यूज करके बता दिया। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि एल्गोरिदम जो होती हैं, जैसे वो साइन सिमिलैरिटी है या चेहरा की सिमिलैरिटी है, वो तमाम सिमिलैरिटीज जो होती हैं वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम कर रही होती हैं, किसी ना किसी अजम्पशंस पे काम कर रही होती हैं। कुछ में कॉन्टेक्स्ट होता है, कुछ में नहीं होता है, कुछ में सिर्फ नंबर्स वो काउंट कर रहे होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं से पहले प्रोजेक्ट के अंदर ट्रेन करना पड़ेगा सिस्टम को, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। थर्ड प्रोजेक्ट में आप डायरेक्ट चैट जीपीटी टाइप के सिस्टम्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई और सवाल? हेलो सर, मुझे ये पूछना था सर, आपने जो पहले प्रोजेक्ट में वो 4 से 5 मॉडल मेंशन किए, तो सर हमें सिर्फ उसी पर रिसर्च करने या नहीं, उसके रिलेटेड और मॉडल भी ढूंढने हैं? नहीं, नहीं, उसके वो तो, एक मिनट में तुम्हारे को दोबारा स्क्रीन शेयर करूं। ये जो हमने शुरू में किया था ना प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये हमारे पास इस वक्त जो सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये वाले मौजूद हैं इसके अंदर। ये तमाम के तमाम मौजूद है। ठीक है ना? इसके अलावा भी मेरा ख्याल है दो और हैं जो मुझे ऐड करना भूल गया हूँ, इसमें दो और है, पांच हैं टोटल जो कि चेक करके बताते हैं। तो अगर अब तुम ये देखोगे ना, तो इसमें तुम्हारे को यही नजर आएगा, स्कोर्स नजर आएंगे। ये आंसर है, स्टूडेंट का आंसर है। ठीक है, ये इसका मेरा ख्याल है जिस डेट को उसने सबमिट कराया था। और ये तमाम सिमिलैरिटीज हैं, एक दो तीन सिमिलरिटीज है, और इस साइड पे जाओगे तो और भी सिमिलरिटीज थी। तो वो सब नंबर्स बता रहे हैं यहाँ पे, देखें आपको ये नीचे नंबर्स नजर आ रहे हैं। कोसाइन सिमिलरिटी 61%, जेरार्ड 64%, सिमिलरिटी नेक्स्ट 45%। और एक और भी है यहाँ पे कोई, उसकी उसकी 45%। तो ये परसेंटेज दी हुई है, यहाँ पे आ रही है हमारे पास। और हमने क्या कहा था कि इसके अंदर एक मैनुअल रखा था। ये जो है ना नजर आ रहा है मैनुअल सिमिलैरिटी, यानी कि कोई प्रोफेसर बैठ के वो पढ़ने के बाद वो अपनी सिमिलैरिटी डाल रहा है। तो आइडिया ये था कि जब हमारे पास इनफ डेटा सेट हो जाएंगे तो सिस्टम खुद लर्न करना शुरू करेगा। क्या ना, सेल्फ लर्निंग सिस्टम बनेगा। जी। तो वो बाद में बनेगा, लेकिन उसके लिए आपने शुरू में ही काम शुरू कर दिया था। लेकिन अभी हम तो चैलेंज कर रहे हैं इन तीन सिस्टम को, इन तीन सिमिलैरिटी मॉडल। और हम कह रहे हैं कि इसके अलावा मॉडल्स आए हैं मार्केट के अंदर, और जो नए मार्केट में मॉडल्स आए हैं ना, वो हमने कहा कि ये हैं। उनमें से कुछ के नाम ये हैं। आपको ये देखना है कि इन मॉडल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप यूज कर सकते हैं। बल्कि अगर तुम
और देखोगे तो इसमें तो और भी मिलेंगी तुमको। तो आपको ये देखना है कि पहला रिसर्च करना है कि लोगों ने क्या कोई काम कर रखा है इस तरह की सिमिलैरिटीज के अंदर। ठीक है। और आपके यहाँ पता नहीं ऑनलाइन लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारी एनईडी के अंदर? जी जी सर, पोर्टल तो बनाया ऑनलाइन, मैंने कभी यूज नहीं किया सर। वो पोर्टल के अंदर देखोगे जाके तो वो तुमको रिसर्च पेपर्स भी ला के दिया करेगा उसमें। वो तुमको ये नहीं करेगा कि कि कोई वेबसाइट पे नहीं लेके जाएगा या फिर कोई बनी बनाई टूल्स पे लेके नहीं जाएगा। वो तुम्हारे को रिसर्च पेपर और जर्नल पेपर निकाल के देगा उन टॉपिक के ऊपर। तो वो पहले निकाल के करना होता है। तो इसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ काम होंगे। और स्टार्ट तो हमेशा इसी तरह करेंगे कि मिसाल के तौर पर जो अभी मौजूद है तो उसको कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे, कैसे किस किस तरह करेंगे, क्या हमको उसका जो यूज केस है बदलना चाहिए, इसलिए कि ये तो यूज केस बहुत पुराना बना हुआ है। अब हमारे पास फोन पे अगर हम चाहें तो हमको जरूरी नहीं है एसएमएस करें। हर एक के पास अब डेटा मौजूद होता है। जब डेटा मौजूद होता है इसका मतलब है आप वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं डायरेक्ट, और वहां पे भी जवाब दे सकते हैं। तो ये चीज़ अभी भी मौजूद है। हमने जो बाद में आखिरी जो चेंज करी थी इसमें मैंने यही करी थी। ठीक है। तो इसमें अब अगर इस वाले प्रोजेक्ट पे काम करना है तो इसके नॉर्म्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे बनिस्बत सेकंड वाले प्रोजेक्ट के, बनिस्बत थर्ड वाले प्रोजेक्ट के। और वो चौथा जो प्रोजेक्ट है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसमें प्योर डेटा एनालिटिक्स शामिल है पहले। वो बहुत ही मुख्तलिफ है, उसमें हमको डेटा एनालिसिस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना है। हाँ, इसमें चीजें जो हैं वो उसमें मैं एक चीज बनवा रहा हूँ पहले से ही। सर्वेस जो है हमारे पास बने हुए हैं, लेकिन उसकी जो एनालिसिस होगी उसके लिए स्टैटिस्टिक्स के नो हाउ की जरूरत होगी इधर। तो आप आम आम सी नॉलेज के साथ आ सकते हैं। तो मेरे नजदीक जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो जल्दी हो सकता है। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो है उसमें देर लगेगी, इसलिए कि इसमें आपको सर कुछ कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। सर थर्ड प्रोजेक्ट कौन सा है? ये वाला जिसके जो अंदर चैट जीपीटी वाला? जीपीटी वाला जो था जी जी सर, वो आसान है, उसमें एपीआई को मैनेज करना है बस। वो अगर हम है ना। उस पर अगर सर हम काम कर लें। तो इसको इक्वेट करो लोगों के दरमियान में और देखो कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इवन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो तीन मेथड, ये चार मेथड्स है ना, ये आप बड़े इत्मीनान से किसी को दे सकते हैं कि चलो पाइथन के ऊपर इसका कोड बनाओ छोटा सा, जो कि वर्ड एम्बेडेड को यूज करे। और उसके अंदर ही मल्टीपल मेथड्स हैं। वर्ड मेथड जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है हमारे पास। एनएलपी मेथड है ये। और इस मेथड के अंदर हमारे पास जो इश्यूज आते हैं वो वही हैं जैसे मैंने बताया था, कि वो सिमिलैरिटीज को जिस तरह टेस्ट करता है ना वो बहुत मुख्तलिफ है। मेरा अपना ये ख्याल है कि थोड़ा बहुत आप लोग पहले पढ़ लें एनएलपी के बारे में। पता नहीं मेरे पास कुछ किताबें हैं या नहीं है, मैं देखता हूँ। अ, और कोई सवाल मैं इतने ढूंढ के बता देता हूँ। सर आप जो कह रहे थे ना सर, आईआरएस ऑलरेडी बना हुआ है सर, अगर उसका लिंक आप शेयर कर दें तो चेक कर लेते हैं। मैं बना हुआ है। वो मैंने बताया ना कि वो उसके ऊपर है किसी भी एक हमारे
इसके अकाउंट के अंदर। वो ये देखना पड़ेगा, तुम्हारे पास वैसी एक्सेसिबिलिटी है, तुम देख लो उसके जी नाम से होगा। जी सर, मैं चेक कर लेता हूँ। चल, इसमें डिजिटल मार्केट एआई कंप्लीट गाइड। कोर्स था उसके ऊपर, टेंसर फ्लो और केरास के ऊपर, वो भी देख सकते हो। मैं एनएलपी का देख रहा हूँ, एनएलपी की किताब होनी चाहिए थी मेरे पास कोई ना कोई। और ये एक पेपर मैं भेज रहा हूँ, ये पेपर बहुत अच्छा था। हाँ, डेटा साइंस के ऊपर एक किताब भेज रहा हूँ। और कौन सी? मार्केटिंग इंटेलिजेंस एनएलपी, ये रहा। पटेल की किताब है ये, कब की लिखी हुई है पुरानी थोड़ी सी। जुपिटर आता है किसी को? जुपिटर पे तो काम किया होगा ना? जुपिटर यूज किया होगा, सॉरी। जी जी सर, जुपिटर में। मैंने नहीं किया अभी तक इसके ऊपर कुछ भी, मुझे नहीं मालूम इनके ऊपर, लेकिन ये है कि ये मैं किताब भेज रहा हूँ एनएलपी की, ये अच्छी किताब है। और इसको देखो जरा, ये बेसिक्स तुम लोगों को बता देगी सारी की सारी। कहाँ चला गया तुम्हारा व्हाट्सएप? ये रहा। हाँ, क्लास कब खत्म हो रहा है? बस 10 मिनट्स। 10 minutes. We extend it to 30. No? All right, call me when you get done. Okay. I'll have Rob come tonight. एक मिनट। कहाँ थी? अच्छा हाँ, ये इधर है। Machine learning applied here. मिल गया? जी सर, मिल गया। एक और किताब है जो कि मुझे वो जमाने में बहुत अच्छी लगी थी, ये भी कोई 2-3 साल पुरानी किताब है। ये उसके ऊपर है, मशीन लर्निंग के बेसिक्स के ऊपर। और ये वो जो हमारी डमीज का जो वो है ना, डमीज की है कि मशीन लर्निंग फॉर डमीज। और लेकिन इसके अंदर अच्छी बात यह है कि बहुत ही बेसिक अंदाज में उसने इम्प्रूव कर, इनके डिजाइन से लेकर इम्प्रूव करने तक का समझाया हुआ है कि मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट को किस तरह, मॉडल्स को किस तरह आप इम्प्रूव करेंगे आखिर में। और जिनको पाइथन नहीं आती उसमें उन्होंने पाइथन का भी दिया हुआ है, तो ये भी भेज देता हूँ। ये उसके ऊपर है आपके, एक ई बुक है। सही है फिर। हाँ, ओके सर, हम ये बुक पढ़ लेते, बेसिक वगैरह एनएलपी और मशीन लर्निंग। ठीक है। चलो फिर एक और तुम लोग इसको रिव्यू करो, और रिव्यू करके जी और मीटिंग रख लेना, ठीक है ना?
ओके। ओके। आप